केम छो, क्योंकि हम हैं गुजरात में और इस वक्त हम हैं अपने एबीपी के अस्मिता के ऑफिस में, जहां की पूरी टीम अभी तक आपको हर गुजरात क्षेत्र की सारी खबर पहुंचा रही है। चुनावी माहौल क्या है ये आपको बता रहे हैं और उन्हीं के वरिष्ठ पत्रकार जिगर भाई के नाम से यहाँ पे सबको जानते हैं। मैं अभी मेकअप रूम में पूछ रही थी तो बोल रहे थे अरे जिगर भाई से नाम है ना उनका, ऐसे उन्होंने मुझे बताया। तो ये यहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट एंकर है अस्मिता पे, आप इन्हें देखते होंगे और आज एक्सक्लूसिवली एबीपी लाइव पर हम इनको यहाँ पर लेकर आए ताकि आपको जो वो छोटी छोटी खबरें होती है ना जहाँ पे हम नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ पर अस्मिता के हमारे सारे बड़े बड़े जो एंकर्स हैं, रिपोर्टर्स हैं, वो सब पहुंच जाते हैं। तो वही वाली डिटेल्स जो हम कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे वो आज आपको मिलने वाली है इस कॉन्वर्सेशन से। सर सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला और एबीपी लाइव के व्यूअर्स को आप अपडेट देने वाले हैं जो हम नहीं दे पा रहे थे। आई एम श्योर वो उनको मिलने वाली हैं अभी। सर सबसे पहले तो ये पूछूंगी कि माहौल कैसा है, चुनावी माहौल में रंग है बाहर की ऐसे ठंडा वंडा पड़ा है? इलेक्शन होते हैं तो रंग बाहर होती है और सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं वो अपने अपने हिसाब से प्रचार कर रही है, अपना जोर लगा रही है। लेकिन गुजरात की जो फ़िज़ा है वो पहले से भारतीय जनता पार्टी के पास रही है, उनके फेवर में रही है। और इस बार का जो चुनाव है उसमें आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली और पंजाब में अपना डंका बजा चुकी है। और कांग्रेस जो गुजरात में हो जो पिछले 27 साल से यस विपक्ष में, और भारतीय जनता पार्टी जो शहरी विस्तार है यहाँ का, मतलब मेट्रो सिटीज़ जो बोलते हैं गुजरात की, अहमदाबाद है, राजकोट, बड़ौदा, सूरत, जो ये सिटी है उसमें बीजेपी का पलड़ा पहले से भारी रहा है। मतलब आप ये ऐसे कह सकते हैं कि बीजेपी चार अगर ये बड़े बड़े शहर हैं उनमें अपना एक शुभारंभ कर दे जीत का, तो फिर गुजरात में उसकी जीत आसान हो जाती है। क्योंकि सूरत या हो या फिर अहमदाबाद की बात करें जहाँ 21 बैठक है, मतलब बड़ा एक तबका, बड़े यहाँ के लोग, मतलब काफ़ी जो कई एरिया है वहाँ के लोग यहाँ बसते हैं। मतलब अहमदाबाद को आप कह सकते हैं कि आर्थिक राजधानी है गुजरात की, जहाँ अन्य राज्य के लोग आते हैं, जहाँ एजुकेशन है, जहाँ मेडिकल की सुविधाएं हैं। मतलब एक ऐसा शहर जहाँ सब कुछ है और यहाँ की राजनीति भी इतनी दिलचस्प है। बहुत बढ़िया सर, आपने शुरुआत की कि अब आम आदमी पार्टी ने भी एंटर कर लिया है। बीजेपी का वैसे गढ़ है गुजरात, ये सबको पता है, 27 साल से सत्ताधारी है यहाँ पे। पर लेकिन एक चीज़ थी कि चलिए कांग्रेस ने भी 2017 में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन आम आदमी पार्टी के एंट्रेंस से जो बायलेटरल इलेक्शंस अभी तक हुआ करते थे कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, वो कहीं ना कहीं अभी ट्राइलेटरल हो गए हैं और आम आदमी पार्टी काफ़ी इफेक्टिव नजर आई। आपने खुद मेंशन किया कि पंजाब में दिल्ली में सरकार बना के यहाँ पे आई है, तो कहीं ना कहीं माहौल पहले से उन्होंने सेट कर लिया। तो आपको क्या लग रहा है कि मतलब जहाँ हम बात जब दिल्ली में करते हैं वहाँ से ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ पे आम आदमी पार्टी कांग्रेस को काफ़ी अच्छा खासा नुकसान पहुँचाएगी एज कम्पेयर टू बीजेपी। बट आपके हिसाब से यहाँ पे क्या माहौल है, यहाँ पे आम आदमी पार्टी उतनी लोकल ग्राउंड पे इफेक्टिव दिख रही है? जैसे मैंने बात कहा कि शहरी जो विस्तार है वहाँ उनका फोकस अभी तक दिख नहीं रहा, लेकिन जो ग्रामीण विस्तार है गुजरात का, ज़्यादातर वोटर्स वहाँ से आते हैं। तो कांग्रेस का गढ़ रहा है जो ग्रामीण इलाका है वो। बीजेपी अपने अपने हिसाब से उसके शेयर, मतलब वोट का जो शेयर है वो बटा हुआ है। उस हिसाब से कांग्रेस ने अपनी पकड़ उन इलाकों में, सबसे ज़्यादा आदिवासी बेल्ट जहां बोलते हैं अंबाजी से उमरगांव तक का जो पूरा तबका है आदिवासी, मतलब एससी जो सीट्स होती है वहां पे इनकी पकड़ मजबूत है। अगर आम आदमी पार्टी इन इलाकों में, मतलब जो आदिवासी बेल्ट है, जो ग्रामीण इलाके है, जो इंटीरियर है, वहाँ पे उसने एक बार एंट्री कर ली तो वहाँ कांग्रेस के लिए मुश्किल बढ़ सकती है। लेकिन फ़ायदा सीधे तौर पे यहाँ पे बीजेपी को होता दिख रहा है, क्योंकि बीजेपी अगर कांग्रेस में से टूटे तो जो बीजेपी के जो लॉयल वोटर है, मतलब जो पहले से परंपरागत वोटर रहे हैं, वो बीजेपी के पक्ष में रहेंगे। लेकिन अगर कांग्रेस नहीं है, अगर आम आदमी पार्टी नहीं है, तो फिर जो भरोसे की सरकार जिसकी बात भारतीय जनता पार्टी गुजरात में 27 सालों से कर रही है, उस पर अपना झुकाव डालेंगे और इसका ज़्यादा असर पूरे चुनावी जो परिणाम होंगे उस पर अपने को देखने को मिल सकता है। क्योंकि बीजेपी इस बार दावा कर रही है कि 150 से ज़्यादा सीट गुजरात में इस बार का रिकॉर्ड, क्योंकि जब जब प्रधानमंत्री यहाँ आए तब उन्होंने बोला कि इस बार मैंने जितनी जीत हासिल नहीं की उससे रिकॉर्ड जीत गुजरात उनको दिलाए दे। और भूपेंद्र पटेल उनका सबसे बड़ा चेहरा उन्होंने जाहिर जो मंच होता है वहाँ से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। इस हिसाब से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के लिए फैक्टर खूब मतलब काफ़ी फ़ायदेमंद भी हो सकता है
और अपनी एक नई एंट्री करने के लिए गुजरात का जो रास्ता उन्होंने पसंद किया है। 2017 में भी आए थे, 29 उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए थे, लेकिन सभी पे हार गए थे। इतना ही नहीं, उनकी डिपॉजिट जो होती है वो भी डूल हो गई थी। और इस बार के जो सर्वे कह रहे हैं, एबीपी अस्मिता और सी वोटर का सर्वे भी आपने देखा होगा, उसमें बता रहे हैं कि 21-20 के आसपास उनके जो वोट शेयर है, जो सीधा असर कांग्रेस के जो है उनमें जा रहा है। तो ये फ़ायदा होता है ना जब आप इतने एक्सपीरियंस एंकर से बात करते हैं। तो मैं आ ही रही थी डेटा वेटा में, बट सर ने पहले ही इसको कवर कर लिया। तो इससे मेरे पास 2-3 क्वेश्चंस हैं जो अभी आपने इन्फॉर्मेशन दी। पहला सवाल मेरा ये है कि जैसे आपने बोला कि मोदी जी क्लेम करते चल रहे हैं, भूपेंद्र पटेल को साथ में लेके चल रहे हैं, फेस सीएम कैंडिडेट उनके हैं, बेशक हैं, बट जब हम लोग ग्राउंड पे गए, जैसे हम लोग गोधरा में गए, तो ऑन कैमरा तो हालांकि लोगों ने इस चीज़ को बहुत क्लियरली नहीं बोला, बट ग्राउंड पे ऐसी बातचीत थी कि जब मोदी जी सीएम थे तब जो डेवलपमेंट की ग्रोथ थी एज कम्पेयर टू नाउ, वो थोड़ी स्लो डाउन हो गई है। हालांकि लोगों का ये बहुत क्लियर था कि वोट हम वहीं देंगे, बट लेकिन कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंटमेंट थी। तो आपको लगता है कि बीजेपी को उसका थोड़ा खतरा हो सकता है, सीएम कैंडिडेट खासकर? यहाँ पे उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि गुजरात में नरेंद्र और भूपेंद्र की जोड़ी है, डबल इंजन की सरकार है। अकेला इंजन होता तो बात कुछ और थी। ये इंजन वहाँ से भी है, मतलब मोदी फैक्टर रहेगा जी, क्योंकि हम जहाँ जहाँ गए उन्होंने बोला कि हम एक चेहरा है मोदी, नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग वोट अपना डालते हैं, नरेंद्र मोदी के चेहरे से बीजेपी को लोग जानते हैं। नरेंद्र मोदी की पकड़ गुजरात में ऐसी है कि आप कहीं भी चले जाओ, एक ऐसा नाम है जिनके चेहरे को देखकर, जिनके काम को देखकर लोग वोट करते हैं। ग्रामीण विस्तारों की जो बात की जाए कि विकास नहीं पहुंचा, उनकी जो अपने अपने हिसाब से वो अपने अपने जो समीकरण है वो लगा रहे हैं, लेकिन ये सब बातों को मिलाया जाए और देखने को जाए तो ये वोट करना चाहते हैं बीजेपी को, लेकिन थोड़ी जो नाराज़गी है वो भी इनके सामने आ रही है। अब ये देखना होगा कि नाराज़गी वोट में कन्वर्ट ना हो जाए, क्योंकि ये नाराज़गी है वो अगर आम आदमी पार्टी की तरफ उनका झुकाव हो गया या कांग्रेस के पक्ष में चला गया तो नुकसान बीजेपी को हो सकता है। तो वही जो हम बात कर रहे थे, उसी से मेरा दूसरा सवाल यह है कि आम आदमी पार्टी बहुत कॉन्फिडेंटली अपना ऐसा बोलती है कि जनता की सर्वे के बाद हमने चूज़ किया, बट सीएम फेस को बहुत प्रोमिनेंटली आगे रख देती है, और इस बार उन्होंने यशोदान गढ़वी को चुना है। तो आपको लग रहा है कि कोई खास वजह है यशोदान गढ़वी को जो इम्पैक्ट कर सकता है, कोई बहुत बड़े वोट, मतलब हमें वहाँ बैठ के ऐसा नहीं लग रहा था कि बहुत बड़ा वोट बैंक कोई उनसे ग्रैब कर लेंगे, वो क्या खास रीज़न है यशोदान गढ़वी के लिए? यशोदान गढ़वी की बात की जाए तो वो एक पहले मीडिया से जुड़े हुए थे, एक एंकर थे एक चैनल में, उनका कार्यक्रम भी बहुत चलता था, सरकार के सामने आवाज़ उठाते थे। जो मुद्दे किसानों के हो या स्टूडेंट्स के हो या कोई भी मुद्दा हो जिससे जनता कनेक्ट होती थी, उन मुद्दों को वो सीधी तौर पे अपने हिसाब से उठाते थे। मतलब एक अलग पहचान इन्होंने टीवी स्क्रीन से लोगों के बीच अपनी खड़ी की। उसके बाद उनको लगा कि अब राजनीति में जाना चाहिए लोगों। यस, हाँ, मतलब उनका सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि वो एक जाना पहचाना चेहरा है गुजरात में, गुजरात की मीडिया की वजह से। मतलब उनका वो फील्ड था, फील्ड में से उन्होंने अपने राजनीति में कदम रखा है। मतलब एक चेहरा जो हमेशा टीवी के स्क्रीन पे लोगों की बातें करते थे, लोगों को अपनापन लगता था, फिर वही चेहरा अगर आपके सामने आ जाए और बोले कि मैं आम आदमी पार्टी जो नई गुजरात में है, 2017 में थी लेकिन 2022 में 182 सीट्स पर उनका डंका बजने वाला है, वो दावा कर रहे हैं जब केजरीवाल गुजरात में आते हैं तब। लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो यशोदान गढ़वी का जो चेहरा है और यशोदान गढ़वी की लोकप्रियता के, उन्होंने एक फ़ोन लाइन, आपको याद होगा कि एक फ़ोन लाइन उन्होंने नंबर एक डायल किया था कि भाई आपके मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पे आप किसको देखना चाहते हैं। तो सबसे ज़्यादा वोट यशोदान गढ़वी के पाले में गए थे और इस हिसाब से यशोदान गढ़वी और ग्रामीण विस्तारों में सबसे ज़्यादा यशोदान घूमते रहते हैं। जहाँ जहाँ उन्होंने प्रचार किया, जहाँ जहाँ वो पहुँचे, उस हिसाब से उन्होंने एक बैटल जो ग्राउंड है उनमें उन्होंने ज़मीनी तौर पर काम काफ़ी कुछ किया है और अभी कर रहे हैं। मतलब एक फोकस उनका था कि लोगों की बात करनी है, लोगों के लिए काम करना है, लोगों को बीच में लोगों की जो तकलीफ है उनको किस तरीके से उसका हल किया जाए, वो इनका फैक्टर रहा है। और इस हिसाब से वो गुजरात के बैटल में उतरे हैं। ख़ास तौर पर आम आदमी पार्टी ने एक ऐसा चेहरा, मतलब गोपाल इटालिया भी थे और भी कई चेहरे थे, लेकिन यशोदान गढ़वी एक पॉपुलैरिटी की वजह से
और उनकी एक अलग पहचान है। उस हिसाब से वो आम आदमी के लिए एक बड़ा चेहरा है। चलिए, ये तो देखने वाली बात रहेगी कि सुदान गढ़वी जो आम आदमी पार्टी का बदलाव है वो लेकर आते हैं कि नहीं आते हैं। बट जैसे आपने सी वोटर सर्वे की बात की, तो एक हफ्ता पहले जब हम लोग वहाँ से निकले थे दिल्ली से, तो हम भी वो सर्वे देखे थे। तो उसमें बहुत क्लियरली ये था कि जहाँ पे 2017 में आम आदमी पार्टी 0-0 पे थी, वहाँ उनका वोट शेयर भी करीब 24 to 25% दिखा रहा था। वहीं जहाँ कांग्रेस का 44% के आसपास था, वो भी घट के 29% के आसपास आ गया था। तो कहीं ना कहीं ये बहुत क्लियर है कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस को ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है एज कम्पेयर टू बीजेपी। यहाँ आपकी बात सही है। बीजेपी में भी कम हुआ, पर 3-4% का कम। बीजेपी का आप वोट शेयर देखेंगे उस सर्वे में, तो बीजेपी का 41 से 46 हुआ है, मतलब बड़ा अच्छा, हाँ। जो बड़ा वो कांग्रेस में घटा है, जो सीधा बीजेपी को फायदा। और कांग्रेस इसमें क्या हुआ कि आम आदमी पार्टी बीजेपी और बीच में फंस गई है कांग्रेस जी। मतलब कांग्रेस का वोट शेयर आधा आप में गया, जो बचा हुआ था क्योंकि 41 पे तो बीजेपी ने अपनी पकड़ जमा ली, जो 6% है वो कांग्रेस के उसने उठा लिए। मतलब इस हिसाब से देखा जाए तो नुकसान जैसे दो लड़ रहे हो और तीसरा बीच में हो, ऐसी हालत अभी कांग्रेस में। कांग्रेस का सबसे इसकी वजह ये है कि कांग्रेस के जो विधायक है वो बार बार पक्ष बदल देते हैं। अगर कहीं आपने देखा होगी अब तक 19 या 18 से ज़्यादा विधायक है जो अपनी खेमे में से सीधे बीजेपी में आ गए। इतना ही नहीं, बीजेपी को उन्होंने विधायक मतलब टिकट भी दी है, इस बार वो चुनाव भी लड़ रहे हैं। ऐसे कई नाम हैं, ऐसे कई चेहरे हैं जो कांग्रेस मतलब जो बीजेपी जिस जगह पे कमज़ोर थी उसी जगह से कांग्रेस की विधायकों इधर बीजेपी में आ गए। मतलब वो सीट जहां बीजेपी वीक थी वो अब मजबूत है। मतलब इस हिसाब से देखा जाए कि कांग्रेस अपनी संकलन का अभाव हो या फिर कोई लीडर नहीं है। अब देखिए, जैसे इसी में आप कांग्रेस का डायनामिक समझा रहे हैं, तो एक चीज़ मैं ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे अभी हम देख रहे हैं कि वैसे तो राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकले हुए हैं और दिल्ली में उसका काफ़ी प्रभाव भी दिखाई दिया। जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो काफ़ी अच्छे विजुअल्स आए, बड़ा ऐसे इंटरेस्टिंग लगा कि चलिए कोई नेता बहुत समय के बाद सड़क पर उतरा है। बट लेकिन चलिए मान सकते हैं कि 2024 की तैयारी बहुत अच्छी हो सकती है कांग्रेस की। बट क्या गुजरात, हिमाचल जैसे बड़े इलेक्शंस को इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए था? क्योंकि आप देखिए कि बड़े चेहरे, आप कहें या ना कहें, बट राहुल गांधी बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी का, उन्हें यहाँ मौजूद होना चाहिए था। कहीं ये गलती है कांग्रेस? आपका सवाल सही है क्योंकि मैच गुजरात में है और वो नेट प्रैक्टिस कर रहे हैं साउथ में। मतलब इसका कुछ गणित बैठता नहीं है। अगर आप 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो इस हिसाब से मैच यहाँ है, आपका जो मेन खिलाड़ी है वो वहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहा है, आपका जो फोकस है वो साउथ से शुरू हुआ, महाराष्ट्र तक पहुंचा, मतलब पूरे भारत में पहुंचा। अब जाके जब इलेक्शन पास में है तब आपका बड़ा चेहरा राहुल गांधी आएंगे, सौराष्ट्र में प्रचार करेंगे जहां प्रधानमंत्री मोदी भी अपना जोर शोर से प्रचार करेंगे। मतलब ये कुछ उनका जो गणित है और यही वजह रही क्योंकि जैसे इलेक्शन सबसे जो महत्व वाली बात ये है कि आम आदमी पार्टी ने पहले आके शुरुआत से ही अपना बिल्कुल, पंजाब इलेक्शन खत्म नहीं हो, उसके सीधे सीएम भी यहाँ, वहाँ के सीएम भी यहाँ। और राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर दी। उन्होंने ये नहीं देखा कि गुजरात में कांग्रेस टूट रही है, भारत को जुटने गए, यहाँ कांग्रेस वीक हो रही है। कांग्रेस के अपने हिसाब से उनके इंटरनल प्रॉब्लम है, जो नेता है वो उनके बीच में कई अनबन है। तो मतलब ये पूरा फैक्टर काफ़ी कुछ असर कर सकता है। और ये जहाँ पे राहुल गांधी साउथ गुजरात में मतलब दक्षिण में पूरा उन्होंने बेल्ट पकड़ा और वहाँ से मतलब वो 2024 की तैयारी भले कर रहे हो, लेकिन गुजरात भी एक महत्वपूर्ण स्टेट्स है और राजनीति के हिसाब से भी एक बड़ा स्टेट्स है। और इस हिसाब से कांग्रेस की ये रणनीति और कांग्रेस को ही शायद उनको लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। हम जब ग्राउंड पे घूम रहे थे तो भावना त्रिपाठी मेरे साथ हमारी एक और कलीग है, हम दोनों ग्राउंड पे घूम रहे थे, तो उन्होंने काफ़ी डेडिकेटेडली हर जगह पे जहाँ जहाँ हम जा पाए, जहाँ तक हम जा पाए, उन्होंने मोदी एंड मुस्लिम फैक्टर को उन्होंने समझने की कोशिश की। तो यहाँ पे बहुत काफ़ी वास्ट वोटर्स हैं, मुस्लिम का काफ़ी बड़ा वोट बैंक है यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं वो मतलब हमें जो फील हुआ, काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस थे। मतलब बहुत सारा मुस्लिम तबका जो था वो काफ़ी सपोर्ट में भी बोला, बीजेपी के, प्रधानमंत्री मोदी के काफ़ी सपोर्ट में बोला। तो कहीं ना कहीं वो डायनामिक्स चेंज हुई है, सपोर्ट बदला है, फेवर में आया है। आप रिजल्ट देखें 2017 के और इस हिसाब से जो मुस्लिम प्रभावित जो बैठक है वहाँ पे कांग्रेस के पहले से वो वोटर रहे, मतलब कांग्रेस के पक्ष में उनके वोट रहे हैं।
जिस हिसाब से आपने बात की, आप ग्राउंड में गए, आप गुजरात के कई शहरों में घूमे, वहाँ को आपको जो मतलब जो पब्लिक होती है उनके व्यू आपने जाने। उस हिसाब से देखा जाए तो पहले जिस तरह की बातें होती थी, कैसा है, ऐसा है, ऐसा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, क्योंकि उस हिसाब से देखा जाए तो जो वोटर्स थे वो डाइवर्ट ज़रूर हुए, लेकिन कांग्रेस के जो वोटर्स थे, मतलब मुस्लिम का आपकी बात कर रहे हैं, वो उनके पक्ष में हैं। मतलब जो सालों से एक पक्ष जैसे चिन्ह है कि बीजेपी कमल हो या उनका पंजा हो, तो पंजे के साथ पहले से वो खड़े हुए। और इस हिसाब से देखा जाए कि आपने बात की, अलग अलग क्राइटेरिया, अलग अलग बातें इन विस्तारों में खासकर होती रहती। चलिए, सर ने हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है, बहुत सारी ग्राउंड की जो छोटी छोटी रियलिटीज़ होती है ना, जो हमें दूर से बैठ के लगता है कि नहीं ये शायद ऐसा है, नहीं ये शायद है। मुझे लगता है बहुत सारे मिथ्स अभी मेरे क्लियर हुए हैं, ग्राउंड पे आके भी बहुत सारे हुए हैं, बट यहाँ पे आके बहुत सारे हुए हैं। जब आप कोई चीज़ करीब से देखते हैं ना, उसकी बहुत अच्छी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, और मुझे लगता है वो अभी हमारे व्यूअर्स तक पहुँची है। फिलहाल हमें यहाँ से निकलना है अपनी अगली लोकेशन के लिए। सर को मैं एक बार और थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर। हमारे एबीपी लाइव के जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से भी शुक्रिया, आपने बहुत डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें दी है। एक बार बोल दीजिए कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, एबीपी लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बिल्कुल, ये चैनल आपके लिए है, और आप जो गुजरात की सारी जो पॉलिटिकल अपडेट्स है उसके लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आपको हर वो खबर दिखाएंगे जिसको आप जानना चाहते हैं, जिसके बारे में आपको इंटरेस्ट है। ऐसी खबर के लिए आप देखे रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार। ओके, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।